कभी सोचा है अगर किसी के ह्यूमन राइट्स यानी मानवाधिकार खतरे में आ जाएं तो वो किसके पास जाएगा? भारत में इसके लिए एक खास बॉडी है, एक वॉचडॉग, जिसका काम ही है हमारे अधिकारों की रक्षा करना। इसका नाम है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन यानी एनएचआरसी। चलिए आज इसको थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं कि आखिर ये है क्या और काम कैसे करती है। तो आज हम क्या क्या जानेंगे? सबसे पहले एनएचआरसी का इंट्रोडक्शन, फिर इस कमीशन का स्ट्रक्चर कैसा है, इनके मेंबर्स को चुना कैसे जाता है और उनका कार्यकाल कितना होता है, इनके पास पावर्स क्या क्या हैं, और हाँ, सबसे जरूरी, इनकी लिमिटेशंस यानी सीमाएं क्या हैं। तो शुरू करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक से। सवाल यही है कि भारत में ह्यूमन राइट्स का ये वॉचडॉग आखिर है कौन? और जवाब है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन या एनएचआरसी। इसे 1993 में एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट मतलब एक कानून के जरिए बनाया गया था। अच्छा, यहाँ एक टेक्निकल पर बहुत ज़रूरी बात है, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं। अब इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, संविधान को अगर हम एक घर की नींव माने तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी उस नींव का ही हिस्सा होती है, लेकिन स्टैट्यूटरी बॉडी एक ऐसे कमरे की तरह है जिसे बाद में ज़रूरत के हिसाब से बनाया गया हो। ज़रूरी तो है, पर घर के ओरिजिनल ब्लूप्रिंट का हिस्सा नहीं था। ये फ़र्क याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो सवाल है, ये कमीशन आखिर करता क्या है? इसका मेन काम है हमारे सबसे बुनियादी अधिकारों की रक्षा करना, मतलब राइट टू लाइफ, लिबर्टी, इक्वालिटी और डिग्निटी। सोचने में ये सिर्फ भारी भरकम शब्द लगते हैं, पर ये वही चीज़ें हैं जो हमें इंसान बनाती हैं। ये वही राइट्स हैं जिनकी गारंटी हमारा संविधान देता है और इंटरनेशनल ट्रीटीज़ भी देती हैं। और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। चलिए अब देखते हैं कि इस इम्पॉर्टेंट कमीशन को चलाता कौन है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है। तो देखिए, एनएचआरसी कोई वन मैन आर्मी नहीं है। ये एक मल्टी मेंबर बॉडी है, मतलब इसमें एक चेयरपर्सन होते हैं, कुछ फुल टाइम मेंबर्स होते हैं और साथ ही कुछ एक्स ऑफिशियो मेंबर्स भी। एक पूरी टीम काम करती है। तो नंबर्स क्या कहते हैं? इसमें एक चेयरपर्सन, 5 फुल टाइम मेंबर्स और 7 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं। अब ये एक्स ऑफिशियो क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि जो व्यक्ति किसी और इम्पोर्टेंट पोस्ट पर है वो ऑटोमेटिकली इस कमीशन का मेंबर बन जाता है। जैसे नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, विमेन, एससी, एसटी के जो हेड्स होते हैं वो सब इसके एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं। इससे फायदा ये होता है कि अलग अलग फील्ड्स के पर्सपेक्टिव्स एक जगह आ जाते हैं। और इन मेंबर्स की क्वालिफिकेशन काफी इंप्रेसिव है सच में। चेयरपर्सन कोई भी नहीं बन सकता, उनको या तो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस या जज, सर्विंग या रिटायर्ड होना जरूरी है। बाकी मेंबर्स में भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेस होते हैं। और इनके अलावा 3 ऐसे लोग जिनको ह्यूमन राइट्स का गहरा अनुभव हो। और हाँ, एक बहुत ही अच्छा बदलाव ये है कि इन 3 में से कम एक मेंबर का महिला होना जरूरी है। तो ठीक है, इतने हाईली क्वालिफाइड लोग हैं, पर सवाल ये है कि इनको चुनता कौन है, इनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है और ये कितने टाइम तक अपने पोस्ट पर रहते हैं। देखिए, इनकी सिलेक्शन एक हाई पावर्ड कमेटी करती है। इस कमेटी के हेड होते हैं प्राइम मिनिस्टर, लेकिन ये कोई वन साइडेड अफेयर नहीं है। इसमें लोकसभा के स्पीकर, राज्यसभा के डिप्यूटी चेयरमैन, दोनों सदनों के लीडर ऑफ ऑपोजिशन और यूनियन होम मिनिस्टर भी शामिल होते हैं। मतलब सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों मिल के नाम डिसाइड करते हैं ताकि एक बैलेंस बना रहे। कमेटी जब नाम रेकमेंड कर देती है तो फाइनल अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। इनका टर्म ऑफ ऑफिस होता है 3 साल का। हाँ, पर इसमें एक शर्त है, या तो 3 साल या 70 साल की उम्र तक। इन दोनों में से जो भी पहले हो जाए उनका कार्यकाल खत्म हो जाता है। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात, ये मेंबर्स रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल हैं, लेकिन एक बार उनका फाइनल टर्म पूरा हो गया उसके बाद वो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के अंडर कोई और जॉब नहीं ले सकते। ये रूल बहुत ज़रूरी है। ये इसलिए है ताकि कमीशन की इंडिपेंडेंस बनी रहे और वो बिना किसी लालच या दबाव के काम कर सके। चलिए, अपॉइंटमेंट और टेन्योर तो समझ आ गया। अब आते हैं असली मुद्दे पर। इनके पास पावर्स क्या है? ये कमीशन आखिर कर क्या सकता है?
एनएचआरसी के पास काफ़ी पावर्स हैं। ये एक सिविल कोर्ट की तरह काम करता है। मतलब ये किसी को भी समन भेज सकता है, गवाहों को बुला सकता है, डॉक्यूमेंट्स मंगवा सकता है। अगर कहीं ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हुआ है तो ये विक्टिम को कंपनसेशन देने की सिफारिश कर सकता है। यहाँ तक कि दोषी पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ प्रोसिक्यूशन की सिफारिश भी कर सकता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, ज़रूरत पड़ने पर ये सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाकर डायरेक्शन मांग सकता है। तो पावर्स तो काफ़ी हैं, लेकिन जैसा कहते हैं हर पावर के साथ आती है अकाउंटेबिलिटी और कुछ लिमिटेशंस भी। तो अब उनकी बात करते हैं। इन मेंबर्स को उनके पोस्ट से हटाना आसान बिल्कुल नहीं है। प्रेसिडेंट उन्हें सिर्फ कुछ खास ग्राउंड्स पर ही हटा सकते हैं, जैसे अगर वो इंसॉल्वेंट हो जाएं, या अपने ऑफिस के बाहर कोई पेड जॉब ले लें, या फिजिकली या मेंटली अनफिट हो जाएं। और अगर मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी का चार्ज लगे तो उस मामले में पहले सुप्रीम कोर्ट एक इंक्वायरी करेगा। उसकी रिपोर्ट के बाद ही उन्हें हटाया जा सकता है। ये टफ प्रोसेस भी इनकी आज़ादी को प्रोटेक्ट करने के लिए है। अब आते हैं एक बहुत बड़ी लिमिटेशन पर। जब बात आर्म्ड फोर्सेस द्वारा ह्यूमन राइट्स वायलेशन की आती है तो एनएचआरसी की पावर्स बहुत सीमित हो जाती हैं। वो इन मामलों में डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता। वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट से एक रिपोर्ट मांग सकता है और उस रिपोर्ट के आधार पर अपनी रिकमेंडेशंस दे सकता है। और ये एक काफ़ी कंट्रोवर्शियल पॉइंट है, क्योंकि कई लोगों का मानना है कि इससे आर्म्ड फोर्सेस को एक तरह की इम्यूनिटी मिल जाती है। एक और काफ़ी क्रिटिकल लिमिटेशन है टाइम। कमीशन किसी भी ऐसे मामले की जांच नहीं कर सकता जिसको हुए 1 साल से ज़्यादा हो गया हो। सोचिए, कई बार जस्टिस मिलने में कितना वक्त लग जाता है। ये 1 साल की टाइम लिमिट कई बार विक्टिम्स के लिए रास्ते बंद कर देती है। तो अपनी सारी इंक्वायरीज और इन्वेस्टिगेशंस के बाद एनएचआरसी अपनी एनुअल और स्पेशल रिपोर्ट्स सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स को सबमिट करता है। फिर इन रिपोर्ट्स को पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर्स में रखा जाता है। ये ट्रांसपेरेंसी के लिए ज़रूरी है, ताकि सबको पता चले कि कमीशन ने क्या काम किया और उस पर गवर्नमेंट ने क्या एक्शन लिया। तो आखिर में हम वापस उसी सवाल पर आते हैं। इन सब पावर्स और लिमिटेशंस को देखते हुए एनएचआरसी क्या है? क्या ये एक सच्चा गार्डियन है, एक मजबूत रक्षक है जिसके पास टीथ है, या जैसा कि इसके आलोचक कहते हैं, ये एक टूथलेस टाइगर है, एक ऐसा बाघ जो सिर्फ गुर्रा सकता है, काट नहीं सकता? क्योंकि इसकी रिकमेंडेशंस बाइंडिंग नहीं है, मतलब सरकार उन्हें मानने के लिए बाध्य नहीं है, और इसकी सीमाएं भी काफ़ी बड़ी हैं। तो असली सवाल यही है कि क्या ये स्ट्रक्चर हमारे ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए काफ़ी है? ये एक ऐसी बात है जिस पर सोचना ज़रूरी है।